दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे राजा के बारे में बताने जा रहे हैं जो केवल एक शासक नहीं बल्कि साहस, स्वाभिमान और वीरता का प्रतीक थे। ऐसे राजा जिनका नाम आते ही रणभूमि, तलवारों की टकराहट, राजपूती आन बान शान और मातृभूमि के लिए बलिदान की गाथाएं आंखों के सामने जीवित हो जाती हैं। हम बात कर रहे हैं चौहान वंश के महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान की, जिन्हें इतिहास राय पिथौरा और पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी जानता है। पृथ्वीराज चौहान का जन्म लगभग 1166 ईस्वी में हुआ माना जाता है। हालांकि कुछ इतिहासकार उनका जन्म 1149 ईस्वी भी बताते हैं। वे चौहान वंश के पराक्रमी राजा सोमेश्वर चौहान और रानी कर्पूरी देवी के पुत्र थे। बचपन से ही पृथ्वीराज में असाधारण प्रतिभा दिखाई देने लगी थी। कहा जाता है कि वे बचपन में ही युद्ध कला, घुड़सवारी, धनुर्विद्या और तलवारबाजी में निपुण हो गए थे। लोक कथाओं और ग्रंथों में यह भी उल्लेख मिलता है कि वे शब्दभेदी बाण चलाने की कला में माहिर थे, यानी केवल आवाज सुनकर लक्ष्य भेद सकते थे। शिक्षा के क्षेत्र में भी वे असाधारण थे। उन्हें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश जैसी भाषाओं का ज्ञान था तथा मीमांसा, वेदांत, गणित, इतिहास और सैन्य शास्त्र का भी उन्हें अच्छा ज्ञान था। जब पृथ्वीराज केवल 13-14 वर्ष के थे तभी उनके पिता सोमेश्वर चौहान का निधन हो गया और इतनी कम उम्र में उन्होंने अजमेर की गद्दी संभाली। ये कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि चारों ओर शक्तिशाली राजा और आक्रांता मौजूद थे। लेकिन पृथ्वीराज ने अपनी सूझबूझ, साहस और सैन्य कौशल से स्वयं को एक सक्षम शासक सिद्ध किया। उनके नाना, दिल्ली के राजा अनंगपाल द्वितीय, पृथ्वीराज की प्रतिभा से अत्यंत प्रभावित थे। उन्होंने पृथ्वीराज को दिल्ली का उत्तराधिकारी घोषित किया और इस प्रकार पृथ्वीराज चौहान अजमेर के साथ साथ दिल्ली के भी शासक बने। यही दिल्ली आगे चलकर किला राय पिथौरा के नाम से प्रसिद्ध हुई। पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल युद्धों और राजनीतिक संघर्षों से भरा रहा। उन्होंने आसपास के कई राजाओं से युद्ध किए और अपने राज्य की सीमाओं की रक्षा की। लेकिन उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक संघर्ष गौरी शासक मोहम्मद गौरी के साथ हुआ। मोहम्मद गौरी उत्तर भारत पर अधिकार जमाने के इरादे से बार बार आक्रमण कर रहा था। 1191 ईस्वी में तराइन के मैदान में पहला युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह पराजित किया। इस युद्ध में गौरी घायल हो गया और उसकी सेना को पीछे हटना पड़ा। यह विजय केवल एक युद्ध की जीत नहीं थी, बल्कि उत्तर भारत में हिंदू राजाओं की शक्ति और आत्मसम्मान का प्रतीक थी। हालांकि इतिहास यही नहीं रुका। पृथ्वीराज चौहान ने अपनी उदारता या राजनीतिक भूल के कारण मोहम्मद गौरी को जीवित छोड़ दिया, जो आगे चलकर भारी पड़ गई। अगले ही वर्ष 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने अधिक संगठित और बड़ी सेना के साथ पुनः आक्रमण किया। तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, जो भारतीय इतिहास का एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। इस युद्ध में राजपूत सेनाओं में आपसी मतभेद, रणनीतिक कमजोरियां और कुछ राजाओं की गुप्त शत्रुता सामने आई। कहा जाता है कि कन्नौज के राजा जयचंद, जो पृथ्वीराज से व्यक्तिगत शत्रुता रखते थे, उन्होंने भी पृथ्वीराज का साथ नहीं दिया। अंततः इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए और उन्हें बंदी बना लिया गया। पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की प्रेम कहानी भी इतिहास और लोक कथाओं में विशेष स्थान रखती है। संयोगिता कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री थी। स्वयंवर के समय जयचंद ने पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए उनकी मूर्ति द्वारपाल के रूप में लगवाई थी, लेकिन संयोगिता ने उसी मूर्ति के गले में वरमाला डाल दी। इसके बाद पृथ्वीराज संयोगिता को स्वयंवर से हर ले गए और उनसे विवाह किया। ये घटना राजपूत इतिहास की सबसे साहसिक प्रेम कथाओं में गिनी जाती है। लेकिन इसी घटना के कारण जयचंद और पृथ्वीराज के बीच गहरी शत्रुता उत्पन्न हो गई, जिसका प्रभाव आगे चलकर तराइन के युद्धों में देखने को मिला। तराइन के दूसरे युद्ध में हार के बाद पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी के आदेश पर मार दिया गया। कुछ कथाओं में कहा जाता है कि उन्हें अंधा कर दिया गया था और बाद में उन्होंने शब्दभेदी बाण से मोहम्मद गौरी को भी मार गिराया। हालांकि ऐतिहासिक रूप से यह कथा विवादित मानी जाती है। फिर भी इसमें कोई संदेह नहीं कि पृथ्वीराज की मृत्यु के साथ ही उत्तर भारत में राजपूतों के संगठित शासन का एक युग समाप्त हो गया और इस्लामी शासन के विस्तार का मार्ग खुल गया। पृथ्वीराज चौहान को भारत के अंतिम महान हिंदू सम्राटों में से एक माना जाता है। वे केवल एक राजा नहीं थे, बल्कि स्वाभिमान, साहस और बलिदान की जीवंत मिसाल थे। उनकी वीरता, उनकी प्रेम कथा, उनका संघर्ष और उनका बलिदान आज भी भारतीय इतिहास और संस्कृति में अमर है। पृथ्वीराज रासो जैसे ग्रंथों और लोकगीतों में उनकी गाथाएं आज भी गाई जाती हैं, जो आने वाली पीढ़ियों को साहस और देशभक्ति की प्रेरणा देती हैं। दोस्तों, अगर आपको पृथ्वीराज चौहान की यह वीर गाथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर कोई हमारे इतिहास के इस महान योद्धा के बारे में जान सके। और ऐसी ही रोचक व प्रेरणादायक ऐतिहासिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।